हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं मेरे भाई आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब एकदम बेहतरीन होंगे। और भाई जो आज हमारी क्लास होगी ना, वो किस पे होगी तो आप बोलेंगे आप मेटल पे होगी। इसमें पूरी तरीके से प्योरली हम मेटल के बारे में ही बात करेंगे और मेटल के अलावा कुछ और नहीं देखेंगे। ठीक है, ये पहली क्लास होगी आपकी। एक क्लास में मेटल की बनाता हूँ, एक क्लास नॉन मेटल की बनाता हूँ और उसके बाद उसके रिएक्शन जो भी होंगे उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसको आज हम मेटल कंप्लीट कर लेंगे। जो भी मेटल के भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण जो होंगे वो अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान से देखना मेरे भाई कि जो मेटल टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बहुमूल्य टॉपिक है। इस टॉपिक से कितने एग्जाम में सवाल बनते हैं और इसमें जो सवाल बनते हैं इसके डिफिनीशन से लेकर के नहीं, इसके अपवादों से लेकर के बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। पहले एक बार मैं हैंड राइटिंग करूंगा और आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आप चाहेंगे तो एनसीईआरटी को भी 1 से 2 वीडियो में पूरी तरीके से रीड करवा दूंगा। तो पहले इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम। कैसे भैया? पहले हैंड राइटिंग नोट्स के साथ करेंगे। तो मेरे साथ सभी भाई जो भी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी वीडियो को शेयर कर देंगे। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो पहली बार आए हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ साथ पेन और कॉपी निकाल लेंगे, साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे मेरे भाई। ध्यान से देखना, ये क्लास बिल्कुल बेसिक्स लेके चल रहा हूँ, एडवांस तक का लेके चलूंगा। ध्यान से देखना, बेसिक्स लेके पूरा एडवांस तक मैं एक क्लास को करूंगा। सबसे पहले हेडिंग क्या बनाएंगे मेरे भाई? सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे तत्व की। एक बनाना तत्व, एक हेडिंग बना लेंगे हम। क्या? तत्व। ध्यान से देखना, एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे तत्व। जैसे आपको पता होगा तत्व क्या होते हैं, तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, है ना, जो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान से देखना कि अगर हम तत्वों की बात करेंगे कि आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व हैं, कि आज तक कुल कितने तत्वों की खोज हुई है और जितने भी तत्व आज तक खोजे गए हैं उन तत्वों में कितनी धातुएं हैं, कितनी अधातुएं हैं और कितनी उपधातुएं हैं, इन सभी तत्वों के बारे में हम जानते हैं। तो आपको ध्यान से जानना होगा कि भैया जो भू प्रॉपर्टी में जो तत्वों की संख्या है, तो हम लिख सकते हैं कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तो बोल सकते हो आप कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या जो है मेरे भाई, तो वो बोलोगे कुल तत्वों की संख्या 118 है। कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे अब कुल तत्वों की संख्या 118। बिल्कुल आराम आराम से करते हुए चलेंगे। कुल तत्वों की संख्या कितनी? 118 लिख लेंगे। इन्हीं तत्वों को देखो, अगर हम बोले तो 3 कैटेगरियों में बांट के रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बोला गया मेरे भाई धातु है, एक धातु है। दूसरी की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, उसमें अधातु बोल देंगे। दूसरी की बात करेंगे क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगी। और तीसरी की बात करेंगे तो कौन सा है? उपधातु है। क्या हो जाएगी मेरे भाई? उपधातु है। धातु और आप देखो, धातु और अधातु जो दोनों का गुण मेंशन करता है, जो रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसे उपधातु कहते हैं। ध्यान से देखना इसको। एक तो हमने धातु के बारे में जान लिया, एक हमने किसके बारे में जान लिया? बोलेंगे एक हमने धातु के बारे में जान लिया। ध्यान से देखना। और एक किसके बारे में भैया? अधातु के बारे में। और एक क्या निकल गया है? उपधातु निकल गया है। अगर हम संख्या की बात करेंगे आपसे, तो ध्यान से देखना कि तत्वों को कितने कैटेगरी में बांट के रखे? 3, धातु, अधातु और कौन है? उपधातु है। इसमें से इनकी संख्या बहुत उपयोगी है जानना, कि अगर बोलेंगे भैया धातु की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या की बात अगर आपसे की जाए तो ध्यान से देखना। अगर हम इसकी संख्या की बात करेंगे तो इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो बोलोगे जो भैया धातुओं की संख्या होती है वो 91 होती है। धातु की संख्या कितनी होती है? 91 होती है। जबकि अधातुओं की संख्या की बात की जाए, अधातुओं की संख्या की बात की जाए तो याद रखना इसकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। इसकी संख्या कितनी? 20। धातुओं की संख्या कितनी? 91 होती है, 91। और उपधातुओं की संख्या की अगर बात करें आपसे, तो आप बोलेंगे सर उपधातुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। उपधातुओं की जो संख्या होती है वो 7 होती है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्या, कि धातु, धातु प्लस अधातु, अधातु और प्लस क्या लगा दें भैया? उपधातु। उपधातु, इन तीनों धातुओं को मिला के इन तीनों धातुओं की संख्या लिखें तो ये 91 है और इसकी संख्या भैया 20 है और इसकी संख्या 7 है। इस तरीके से बनेगा कुल तत्व। क्या बनेगा बेटा? कुल तत्व बनेगा। और कुल तत्वों की संख्या जोड़ोगे आप, कितना बन जाएगा? 118।
कुल तत्वों की संख्या कितनी बन जाएगी देखेंगे मेरे भाई, और बताएंगे आप। इस तरीके से कुल तत्वों की संख्या बन जाएगी 118। देखो एक बार इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो मेरे भाई कि जो तत्व है 3 रूपों में बांट के रखे गए हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं की संख्या कितनी है 91, अधातुओं की संख्या कितनी है 20, उपधातुओं की संख्या कितनी है 7, है ना। इस प्रकार से देखो 91, 20 और 7 जोड़ूंगा तो कुल बनेंगे 118 तत्व। कुल कितने तत्व बन जाएंगे? तो कुल बन जाएंगे 118 तत्व। बोलो ध्यान से, यहां तक क्लियर है ना आपको? बताओ भैया। इसी के साथ साथ देखो एक और पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं इसमें कि जितने भी धातुएं होती हैं, सॉरी ध्यान देना मेरे भाई, कि जितने भी धातुएं होती हैं, जितने भी धातुएं होती हैं वे सभी धातुएं क्या करती हैं? विद्युत की चालन करती हैं, उष्मा के सुचालक होती हैं, ठीक है, आघात वर्धनी होती हैं, उसमें अपनी एक विशेष चमक पाई जाती है, ध्वनिक होती हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है। ऐसे जो भी धातुओं के लक्षण हैं, इन सभी धातुओं के लक्षणों को हमें मेंशन करते हुए आगे बढ़ना है। आप लिख सकते हो धातु वे तत्व होते हैं, यहाँ एक हेडिंग बना सकते हो छोटी सी, धातु के बारे में एक हेडिंग बनाएंगे धातु के बारे में। धातु वे तत्व होते हैं जो विद्युत एवं उष्मा का संचालन करते हैं, जो विद्युत व उष्मा का क्या करते हैं? चालन करते हैं। लिख सकते हैं आप, धातु वे तत्व हैं, धातु वे तत्व हैं, धातु वे तत्व हैं जो विद्युत व उष्मा का, जो फिर मेरे भाई विद्युत एवं उष्मा का चालन करते हैं, चालन करते हैं। अब ध्यान से सुनना, विद्युत का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कोई किसी भी धातु को ले लो और उस धातु को लेने के बाद हम क्या करें? अगर उसमें करंट प्रवाहित करें, माने इलेक्ट्रिसिटी दें, एक सिरे पे इलेक्ट्रिसिटी टच करवाएं और दूसरे सिरे पे मेरे भाई क्या हो जाए? वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए। एक सिरे पे इलेक्ट्रिसिटी दें, दूसरे सिरे पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। इससे ये पता चलता है कि जो धातु है, जो मेटल है, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर सकती है। दूसरी कंडीशन क्या आपने लिखा कि भैया उष्मा, कि यदि किसी भी धातु के छड़ को आप एक सिरे को गर्म करें, दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाए, मतलब उसको गरमाना ना पड़े दूसरे सिरे को। हम इस सिरे को गर्म कर रहे हैं और धीरे धीरे ये भी सिरा गर्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे कि भैया इसके अंदर से उष्मा का चालन हुआ, इसके अंदर से उष्मा के जो कण थे वो क्या हुए? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए और धीरे धीरे पूरा का पूरा ये रॉड जो है ये गर्म हो गया। इस वजह से आप बोल सकते हो कि जितनी भी धातुएं होती हैं, अगर वो विद्युत और उष्मा का चालन करती हैं तो उसे हम धातु के रूप में रखेंगे। दूसरी एक और बात याद रखेंगे, और जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्ध होती हैं। आघात वर्ध का मतलब ये है कि अगर किसी भी धातु के ऊपर पीटा जाए या किसी भी धातु के ऊपर खूना जाए, बोलते ना कि ना, तो उसके ऊपर कूटते हैं, अगर उसे हम पीटते हैं तो पीटने के बाद वो धातु क्या हो जाए? बढ़ जाए, एक पतली चादर के रूप में फैल जाए, तो उसे भी हम किस में रखेंगे? बोलो, उसे भी धातु में रखेंगे। और एक और बात याद रखना मेरे भाई कि धातुओं को खींचा भी जा सकता है। यदि धातुओं को खींचा जाए तो अगर वो धातु बढ़ रही है, माने एक पतले तार के रूप में आकार ले रही है, तो वो धातु में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। मेरी बात समझ पाए होंगे आप? अगर मेरी बात मेरे भाई यहाँ तक समझ पाए तो आप लिख सकते हैं कि और अधातुएं लिखो, और धातुएं, और धातुएं आघात वर्ध एवं तन्य होती हैं, एवं तन्य होती हैं। अभी इसके सब पूरा हम डिटेल कराएंगे। पहले आप एक छोटा सा नमूना यहाँ सामने रखेंगे कि धातु क्या होता है, इसके जितने भी भौतिक गुण हैं पूरी तरीके से डिटेल हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? धातु वे तत्व होते हैं जो विद्युत व उष्मा का चालन करते हैं, और धातु आघात वर्ध होती है और कैसी होती है? तन्य होती है। जैसे उदाहरण में कुछ धातुओं के बारे में अगर लिखना चाहो तो बिल्कुल मेरे भाई उदाहरण लिख सकते हो, कुछ धातुओं के उदाहरण में क्या लिख सकते हो बताओ आप? बोले भी धातुओं में हम लिख सकते हैं आयरन, लिख लो उदाहरण में, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे आयरन हो जाएगा एक धातु, ठीक है, आयरन, इसी का सिंबल क्या? तो Fe। ऐसे मेरे भाई क्या लिख लो? सोना लिख लो, गोल्ड हो जाएगा, है ना। चांदी लिख लो आप, चांदी, सिल्वर हो जाएगा। प्लेटिनम लिख लो आप,
प्लेटिनम लिख लो मेरे भाई, प्लेटिनम लिख लो, ठीक है। एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, बताओ, एल्युमिनियम लिख सकते हैं आप, कॉपर लिख सकते हो आप, कॉपर लिख सकते हो, मैग्नीशियम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो मेरे भाई, मैग्नीशियम लिख सकते हैं, है ना, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम। जिंक भी एक धातु है, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। सोडियम भी एक धातु है, वो भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ये सब आप बिल्कुल लिख सकते हैं। सोडियम लिख लो, पोटेशियम लिख लो, एक धातु मेरे भाई क्या लिखते हैं, सोडियम लिख लेते हैं, सोडियम लिख लेते हैं। एक और धातु क्या लिखते हैं, पोटेशियम लिख देते हैं। एक धातु और लिखते हैं पोटेशियम, ध्यान देना, एक धातु कौन सी लिख लिए, पोटेशियम लिख लिए, पोटेशियम, ठीक है। एक और धातु लिख लो कैल्शियम, कैल्शियम। अभी और भी धातुएं हैं, टंगस्टन भी हो जाएगा, कैल्शियम इत्यादि, है ना। ये और भी बहुत सी धातुएं लिखेंगे तो भैया कितनी धातुएं हैं, 91 धातुएं हैं। उन धातुओं को हमें लिखना इतना पॉसिबल नहीं कि इतना धातुओं को लिख पाए, बस इतना आप नॉलेज के बेस पे लिख सकते हैं। कुछ इन्हीं धातुओं का बहुत जरूरी होगा और यही कुछ धातुएं होंगी जो आपके बार बार काम में आएंगी, तो ध्यान से देखेंगे आप। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना, यहां तक क्लियर है ना, हर भाई को देखो एक बार, अब यहां तक मेरी बात समझ पाए होंगे। एक और पॉइंट लिखेंगे या याद रखेंगे कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, और धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन विद्युतीय तत्व बनाती हैं। ये जो धातुएं होती हैं वो धन विद्युतीय तत्व होती हैं। कारण क्या है होने का, कारण ये होगा होने का कि जितने भी धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे तो धनायन बनाएंगे, और जब धनायन बनाते हैं इसी वजह से उन्हें हम धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, आप यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, आप लिखेंगे मेरे भाई, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। आप समझ पाए होंगे कि जो भी धातु होगी अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो वो क्या बनाएगी, धनायन बनाएगी। आप ये भी जानते हैं कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो क्या बनाता है, तो बोलेंगे भैया वो ऋणायन बनाता है ना, ऋणायन बनाता है। तो आप लिख पाएंगे धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, इसलिए इन्हें धन विद्युतीय तत्व कहते हैं। इसलिए धातुओं को, ये लिख सकते हो आप, इसलिए धातुओं को, इसलिए धातुओं को, इसलिए धातुओं को धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय, धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि धन विद्युतीय तत्व किसे कहते हैं, तो बोलोगे धन विद्युतीय तत्व भैया धातुओं को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो धन विद्युतीय तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं, बोलोगे धनायन बनाते हैं। यहां तक मेरी बात आप पूरी तरीके से समझ पाए होंगे, ध्यान से देखो और यहां तक नोट करो। पहले इतनी बात हम नोट डाउन कर लेंगे मेरे भाई, और नोट करके एक और 2 पॉइंट इसमें लिखेंगे, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात नोट कर लेंगे। एक और खास बात याद रखेंगे आप कि हमारे भूप्रॉपर्टी पे कौन सी धातु सबसे भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये एक सवाल बनेगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो हमारी भूप्रॉपर्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आपका जवाब निकल के आएगा भैया कि आयरन है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो आयरन धातु है ये भूप्रॉपर्टी के लगभग 7% पाई जाती है। संपूर्ण भूप्रॉपर्टी का 7% हिस्सा केवल किसका है, तो आयरन का है। दूसरे नंबर पे कौन सी धातु आती, जो सॉरी एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, माफ करिएगा मेरे भाई। दूसरे नंबर की धातु कौन है, आयरन है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाएगी, तो आयरन पाई जाएगी, सॉरी एल्युमिनियम पाई जाएगी। तो इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लेंगे कि भूप्रॉपर्टी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु, भूप्रॉपर्टी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु लिख सकते हो, भूप्रॉपर्टी पर, भूप्रॉपर्टी पर सर्वाधिक, सर्वाधिक मात्रा में
पाए जाने वाली तत्व, पाए जाने वाला तत्व तत्व कौन है? तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। यह भू प्रॉपर्टी का लगभग 7% पाया जाता है। आप लिख सकते हो यह भू प्रॉपर्टी का लगभग 7%, या भू प्रॉपर्टी का लगभग कितना प्रतिशत है? 7% है। लिख पाएंगे दूसरा, भू प्रॉपर्टी पर, भू प्रॉपर्टी पर दूसरे नंबर की, दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला था, दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला था, तो पाया जाने वाला था तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो आयरन हो जाएगा। कौन सा? आयरन हो जाएगा। यह लगभग भू प्रॉपर्टी का 4% पाया जाता है। यह भू प्रॉपर्टी का 4%, यह भू प्रॉपर्टी का क्या है? 4% है। ध्यान से देखो, तत्व ना लिख के यहाँ पे धातु लिखेंगे तो और भी बेटर होगा। आपके पाए जाने वाले धातु यहाँ लिखो, तत्व में ऑक्सीजन भी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो भैया धातु। क्या लिखोगे? धातु लिखोगे। ये पॉइंट नोटेट करेंगे आप, ठीक है। और अच्छा, एक चीज और ध्यान से लिखना कि धातुओं का, भू प्रॉपर्टी पे पाए जाने वाले धातु का घटता क्रम, एक हेडिंग बनाएंगे आप, भू प्रॉपर्टी पे पाए जाने वाले, लिखेंगे आप हेडिंग, भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, पाए जाने वाले धातुओं का घटता क्रम, धातुओं का घटता क्रम। अब बताओ भैया, दो तो आप जानते ही हो और अभी आपने लिखा भी है कि भैया सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? एल्युमिनियम। दूसरे नंबर की कौन सी धातु हो जाएगी? तो आयरन। तो पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आयरन। ध्यान से देखना, सबसे पहले नंबर पे कौन होगा? एल्युमिनियम होगा। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन? एल्युमिनियम। दूसरे नंबर की क्या हो जाएगी? तो दूसरे नंबर आप देख रहे हैं मेरे भाई, आयरन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। तीसरे नंबर की वह कौन सी धातु जो तीसरे नंबर की पाई जाती है? तो याद रखेंगे, कैल्शियम तीसरे नंबर पे पाई जाती है, सोडियम चौथे नंबर पे पाई जाती है, पोटेशियम पांचवें नंबर पे पाई जाती है, और छठे नंबर पे मेरे भैया कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम। तो एक बार फिर से याद करेंगे, सबसे पहले कौन सी? एल्युमिनियम। दूसरे नंबर पे आयरन। तीसरे नंबर पे कौन सी पाई जाएगी? तो बोलेंगे तीसरे नंबर सर कैल्शियम है। तीसरे नंबर की कौन सी है? कैल्शियम है। चौथे नंबर की कौन सी है? सोडियम है। याद रखेंगे, चौथे नंबर की धातु कौन सी है? सोडियम है, सोडियम है। पांचवें नंबर की कौन है? पोटेशियम है, पोटेशियम है। और छठे नंबर की मेरे भाई कौन सी है? तो मैग्नीशियम हो जाएगी। छठे नंबर की कौन सी धातु हो जाएगी? तो मैग्नीशियम हो जाएगी। इन पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल नोट करेंगे, भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले धातुओं का घटता क्रम। तो सबसे पहले एल्युमिनियम है, दूसरे नंबर पे आयरन है, तीसरे नंबर मेरे भाई कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद क्या होगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को आप नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद एक हेडिंग बनाएंगे, भौतिक गुणधर्म। किसके? धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में हम जानते हैं। ध्यान से देखो, अभी हम जानते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। एक हेडिंग बनाएंगे आप, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। आप लिखेंगे यहाँ पे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या लिखोगे? धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। और धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन, उसको देखो। तो सबसे पहला ही लिखेंगे आप हेडिंग, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। इस हेडिंग को बनाते हुए इसके अंदर एक और सब हेडिंग बनाएंगे, क्या? कि धातुएं मेरे भाई कैसी होती हैं? तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं।
पहली हेडिंग इसके अंतर्गत लिखेंगे, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे आघात वर्धनीयता, आप लिख पाएंगे आघात वर्ध लिखेंगे। और इस आघात वर्ध के अंतर्गत लिखेंगे कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, है ना। धातुएं, ऐसा लिखो मेरे भाई, धातुओं को ऐसा लिखो, धातुओं को पीटने पर वह एक पतली चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में बन जाती है, जिसे धातु का आघात वर्धनीय गुण कहते हैं, जिसे धातु का आघात वर्धनीय गुण कहते हैं, आघात वर्धनीय गुण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, धातु का आघात वर्धनीय गुण कहते हैं। ठीक है, पतली लिखना है यहाँ पे मेरे भाई, ये एक है, ध्यान से लिख लो। आगे इसमें एक चीज और ध्यान देना कि वो कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम पीटते हैं और सबसे ज्यादा बढ़ती है। एक चीज याद रखना कि वो कौन सी धातु है जो जिसको पीटने पे सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो सोना और चांदी एक ऐसी धातुएं हैं, याद रखेंगे मेरे भाई, सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जिनको पीटने पर सबसे ज्यादा बढ़ती है। इस कंपेयर करें एल्युमिनियम और चादर, तो एल्युमिनियम का भी चादर या कॉपर का भी चादर बनाया जा सकता है। क्या एल्युमिनियम और कॉपर भी पीट के बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, आप बोलेंगे एल्युमिनियम और कॉपर को भी हम पीट के बढ़ा सकते हैं। तो सबसे उत्तम या सर्वोत्तम आघात वर्धनीय धातु कौन सी होगी? सोना और चांदी। ठीक है, लिखोगे सर्वोत्तम आघात वर्धनीय धातु, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेरे भाई, सर्वोत्तम आघात वर्धनीय धातु, आघात वर्धनीय धातु सोना एवं चांदी है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी हो जाएगी? तो बोलोगे भैया सोना और चांदी होती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना मेरे भाई, एल्युमिनियम और कॉपर भी आघात वर्धनीय है, याद रखेंगे। एल्युमिनियम और कॉपर, आप लिख पाएंगे एल्यूमिनियम और कॉपर धातु भी एक अच्छे या इसलिए तो धातु भी आघात वर्धनीय है, आप लिख सकते हैं कि जो भैया एल्युमिनियम और कॉपर धातु भी आघात वर्धनीय है। एक चीज और ध्यान देना कि जो एल्युमिनियम धातु है, इस एल्युमिनियम धातु से बर्तन बनाए जाते हैं। इस एल्युमिनियम धातु से इससे है ना, खाने वाले बर्तन बनाए जाते हैं। देखो, खाना बनाने वाले बर्तनों का निर्माण किया जाता है, खाना बनाने वाले बर्तनों का निर्माण किया जाता है। ये भी बात आप नोट कर लेंगे कि जो एल्युमिनियम होता है, इस एल्युमिनियम से खाना बनाने वाले बर्तनों का निर्माण किया जाता है। और ये जो पॉइंट मेरे भाई मोस्ट है, ये पॉइंट बिल्कुल मोस्ट है, स्टार मार्क कर लेना, ये मोस्ट है। ये सवाल बना हुआ है कि किस धातुओं से हम बर्तन बनाते हैं। तो एल्युमिनियम धातु से हम क्या बनाते हैं? बर्तन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा
कि जितनी भी, जैसे आप देखते हो ना मिठाइयों को सजाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि भैया जो मिठाइयों को सजाने के लिए हम धातु का प्रयोग करते हैं वो धातु है चांदी, है ना। तो आप देख पाएंगे मिठाइयों को सजाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल लिख पाओगे आप, मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी धातु का प्रयोग करते हैं। लिख पाओगे आप, मिठाइयों को, सॉरी, मिठाइयों को सजाने के लिए, मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी का प्रयोग करते हैं, चांदी की पतली पन्नी का प्रयोग करते हैं। ऐसा लिख दो, चांदी की पन्नी, चांदी की पन्नी का प्रयोग करते हैं, है ना। आप देखे होंगे एक चीज़ और, जितनी भी दवाएं देखते हैं उन दवाओं के जो अंदर की खोल दिखते है वो बिल्कुल एल्युमिनियम की पन्नी की जैसे दिखता है, या एल्युमिनियम की तरह दिखता है आपको। बिस्किट के अंदर देखेंगे तो एकदम वाइट वाइट दिखता है ना मेरे भाई। जितनी भी टॉफ़ी वॉफ़ी देखते हैं उसके अंदर भी वाइट वाइट दिखता है। जो बच्चों के लिए दूध आता है एक टीन में, उस टीन के अंदर भी देखो क्या होता है, क्या ऊपर की जो खोल लगी होती है वो भी एक वाइट वाइट की कलर की होती है। तो मेरे भाई उस वो खोल लगी है, जो वो पतली आपको बिस्किट की पन्नी दिख रही है, वो किसकी बनी होती, तो आपका जवाब होना चाहिए एल्युमिनियम की बनी होती है। इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हो कि एल्युमिनियम की पन्नियों का प्रयोग बिस्किट, है ना, बिस्किट, और क्या लिख सकते हो, दवाइयों के कवर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हो मेरे भाई, क्या लिखोगे कि एल्युमिनियम के पन्नियों का प्रयोग, है ना, यहाँ पे आप लिखोगे एल्युमिनियम के पन्नियों का प्रयोग, एल्युमिनियम के पन्नियों का प्रयोग, एल्युमिनियम के पन्नियों का प्रयोग बिस्किट, दवाइयाँ एवं अन्य खाद्य पदार्थ, अन्य खाद्य पदार्थों के कवर या खोल के रूप में प्रयोग किया जाता है, खोल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लेंगे कि ये भौतिक गुण थे किसके, केवल आघात वर्धनीयता कितने हमने गुण आपको लिखा दिए, ठीक है ना मेरे भाई। इसके बाद आप लिखेंगे कि धातुओं की तन्यता के गुण, है ना। ये इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल नोट करने के बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। आप लिखेंगे तन्यता के बारे में, क्या लिखेंगे मेरे भैया, तन्यता के बारे में लिखेंगे। चले आगे, लो भैया आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग बनाएंगे तन्यता के बारे में। एक हेडिंग बनाइए तन्यता, तन्यता के बारे में। धातु के भौतिक गुण और एक होता है तन्यता। धातुएं तन्य होती हैं, इस बात को लिखेंगे। धातुएं ऐसे लिख सकते, धातुओं को खींचकर, धातुओं को खींचकर एक पतले तार के रूप में, बनाया जा सकता है, और यही गुण क्या कहलाता है मेरे भाई, यही गुण तन्यता कहलाता है। अब आप एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, सर्वाधिक तन्य धातु, यहाँ पे मुख्य बिंदु यही है कि सर्वाधिक तन्य धातु सोना है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना है। आप लिखोगे 1 ग्राम सोने से, एक ग्राम सोने से, यहाँ लिखेंगे बेटा क्या, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से
लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ध्यान से देख लो। क्या चांदी और एल्युमिनियम नहीं तन्य है? बोलेंगे बिल्कुल तन्य है। चांदी भी तन्य है। चांदी एल्युमिनियम चांदी एल्युमिनियम और चांदी एल्युमिनियम कॉपर भी है, याद रखना। चांदी एल्युमिनियम कॉपर और टंगस्टन धातु भी तन्य है। धातु भी तन्य होती हैं। अब ध्यान से देखना। अभी तो देखते हो ना भैया, चांदी से आभूषण बनाया जाता है तो चांदी ताना जाता होगा। आप इसको देखो ध्यान से। कॉपर की बात करें और एल्युमिनियम की बात करें, इसको तान के इससे तार बनाया जाता है। इससे अपने घरों तक जो विद्युत पहुंचती है ना, तो वो विद्युत तार बनाया जाता है। इससे विद्युत तार का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। इससे विद्युत तार का निर्माण किया जाता है। दूसरी एक और बात याद रखो, टंगस्टन। टंगस्टन का क्या काम है? यह देखो, विद्युत बल्ब के विद्युत बल्ब के तारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब के तारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे ना, अब तो एलईडी बल्ब आने लगा, आपको नहीं दिखाई देता। तो पहले जब एक सूर्य का बल्ब आता था, जो बिल्कुल लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा 100 वाट या ज़्यादा बिजली लेता था, उस बल्ब को देखोगे तो उसके बीच में जैसे आप बल्ब देखोगे उस तरीके सूर्य वाले का, तो इस तरीके से देखो ऐसे लगा होता था। जो ये तार आपको दिख रहा है, यही टंगस्टन का वायर होता था। इसी टंगस्टन के वायर का नाम दिया गया है कि भैया ये जो टंगस्टन का वायर दिख रहा है आपको, सॉरी माफ करना मेरे भाई, ये दिख रहा होगा आपको कलर, ठीक है। ये सबको दिख रहा ना, डिस्कलर वो कलर। चलो आ जाओ इस पे। कहाँ से चला गया भाई? वेट करो मेरे भाई। कोई नहीं, ये देखो, इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना। अभी और भी आगे देखना है, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, दिख रहा ना आपको कि धातुओं को खींचकर एक पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। और उसमें सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना मानते हैं, गोल्ड है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जैसे चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर एंड टंगस्टन भी तन्य धातु हैं। आपको हम बताया जो टंगस्टन की धातु है विद्युत बल्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉपर और एल्युमिनियम का जो वायर होता है, आप देखते हैं हमारे घर में जो विद्युत पहुंचती है वो इसी माध्यम से पहुंचती है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? बताओ मेरे भाई, है ना? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ध्यान देना एक चीज़ और। आप अभी अपने जनरल अपने हम लोग घरों में यूज करते हैं आयरन, लोहा। आयरन के आयरन के आयरन की, या ऐसे रखो, आयरन की जालियां देखियो ना आप। आयरन की जालियां, ऐसा लिखो, आयरन की धातु से बने जालियों का प्रयोग, बने जालियों का प्रयोग। देखो मेरे भाई, कि अभी देखो ना घर पे खिड़कियों के बाहर जो लगी होती जाली,
ताकि बाहर से कुछ कोई सामान अंदर ना जा पाए, इस वजह से, या फिर कीड़े मकोड़े भी अंदर एंट्री ना कर पाए। तो आप देखते हैं बारीक बारीक जालियां लगी होती हैं। उजाली किसकी लगी होती है? तो बोलोगे भैया इस आयरन धातु की लगी होती है। उजाली किस धातु की बनी होती है? तो आयरन धातु की बनी होती है। तो इतनी बात मेरे भाई आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से नोट कर लेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे आप ऊष्मा के सुचालक। उसके बाद अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? ऊष्मा के सुचालक। ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे ऊष्मा के सुचालक। क्या हेडिंग बनाएंगे? ऊष्मा के सुचालक। ऊष्मा के सुचालक। सुचालक, ठीक है। धातु, देखो ऊष्मा का सुचालक का मतलब क्या है कि यदि किसी धातु में हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेंगे, ऊष्मा देंगे। अगर किसी धातु के एक सिरा को गर्म करेंगे, धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो इसी गुण को, इसी जो नेचर है या इसी जो गुण है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। किसका सुचालक? तो ऊष्मा का सुचालक। ध्यान देना, जब भी किसी धातु को गरमाते हैं तो वो पूरी तरीके से गर्म हो जाए तो उसे कहते हैं ऊष्मा का सुचालक। और लिख सकते हो धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। लिख सकते हो आप मेरे भाई, धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं। ऊष्मा की सुचालक हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ऊष्मा की सबसे बढ़िया सुचालक कौन सी है? तो आप लिखेंगे ऊष्मा की सर्वोत्तम ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन होगा? बेटा बोलोगे चांदी है। लिख लेंगे ना इस बात को? कौन सी हो जाएगी? चांदी हो जाएगी। एक चीज और ध्यान देना, क्या कॉपर एल्युमिनियम नहीं होते? क्या भैया होते हैं। चांदी के बाद उस चांदी से थोड़ा अच्छा कॉपर होता है। कॉपर से भी थोड़ा, मतलब देखो चांदी पहले स्थान पे रखेंगे हम, दूसरे स्थान पे आप कॉपर रखोगे, तीसरे स्थान पे आप क्या रखोगे? एल्युमिनियम रखोगे। और एक चीज याद रखना, ऊष्मा का सुचालक होने की वजह से जितने भी हम खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, उन खाना बनाने वाले बर्तनों का भी हम प्रयोग करते हैं। किसके कारण? क्योंकि वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ताकि उसके अंदर हीट जाएगी और आसानी से भोजन पक जाएगा। इस वजह से जो भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो एल्युमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। मैक्सिमम आपको एल्युमिनियम के दिखाई देंगे, कुछ केस में कॉपर को दिखाई देंगे। तो आपको इस बात को भी याद रखना चाहिए कि भैया खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं क्यों एल्युमिनियम और कॉपर के बनाए जाते हैं? तो आपका जवाब निकलना चाहिए भैया कि एल्युमिनियम और कॉपर के इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि उसमें ऊष्मा का संचालन हो पाता है और भोजन हमारा पक पाता है। तो आप लिख पाएंगे कॉपर और एल्युमिनियम भी ऊष्मा के सुचालक हैं। लिख पाएंगे कॉपर एवं एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम ऊष्मा के सुचालक हैं। यही कारण है, यहाँ लिख पाएंगे यही कारण है कि खाना बनाने वाला बर्तन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एवं कॉपर के बने होते हैं। एल्युमिनियम एवं कॉपर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम एवं कॉपर के बने होते हैं। इस बात को भी बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, एल्युमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। ठीक है। सबसे घटिया को सुचालक कौन सा है? लेड है। इस पॉइंट को आप लिख पाएंगे, लेड। लिख पाओगे लेड, अर्थात एक पीबी बोलते हैं। यह सबसे हीनतम ऊष्मा का सुचालक धातु है। सबसे हीनतम ऊष्मा का
सुचालक धातु है। ध्यान से देखो और नोट कर लो। एक एक पॉइंट को मेरे भाई नोट करते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हैं। अगर आपको याद हो गया एक बार ना, तो ये किसी भी यहाँ तक 9, 10, 11, 12 सब में काम करेगा। बस एक बार इसको याद करना पड़ेगा आपको। एक दो बार आप इसको एक दो बार रिपीट कर लेंगे, आराम से याद हो जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ध्यान से इतनी बात आप नोट करेंगे, फिर हम नए पेज पे लिखते हैं। आपकी हेडिंग क्या बनाएंगे? विद्युत के सुचालक। अब ये तो ऊष्मा के सुचालक हो गए, अब विद्युत के सुचालक पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आगे, इतना नोट कर लेंगे तो आप लिखेंगे आगे विद्युत के सुचालक। अगली हेडिंग बनाएंगे विद्युत के सुचालक, है ना। अगला हेडिंग बनाएंगे विद्युत का सुचालक, विद्युत के सुचालक। अब आपको याद होना चाहिए कि भैया अगर किसी धातु में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, यदि किसी धातु में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, विद्युत देने के बाद, उस धातु में यदि एक सिरे पे दे दूसरे सिरे पे करंट आया, तो इससे क्या होता है? बोलोगे वो धातु में से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। अगर नहीं आया हुआ तो बोलोगे भैया विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। अगर विद्युत धातुओं में से प्रवाहित नहीं होती तो उसे कुचालक बोलते हैं, अगर होती है तो उसे सुचालक बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक प्रयोग भी दिया गया है, तो जब मैं एनसीईआरटी की बुक रीड कराऊंगा तो बिल्कुल इस चीज़ को बताऊंगा आपको। तो ध्यान से देखना मेरे भाई कि जितनी भी धातुएं होती हैं सब के सब विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। लिख पाएंगे? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की विद्युत की विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अर्थात विद्युत अगर इसमें दिया जाएगा तो बिल्कुल भैया करंट प्रवाहित हो जाएगा। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सी धातु होगी? बताएंगे आप। सबसे अच्छा विद्युत का चालन कौन सी धातु करती है? तो आप बोलेंगे भैया सबसे अच्छा विद्युत का चालन कौन सी धातु करेगी? तो चांदी है। आप लिख पाओगे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम सबसे उत्तम, इसका मतलब है सर्वोत्तम विद्युत का संचालन, विद्युत की सुचालक धातु, विद्युत की सुचालक धातु, विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है? तो आपका जवाब निकल के आएगा चांदी है। ठीक है, सबसे बढ़िया कौन सी धातु होगी? तो चांदी होगी। ठीक है ना मेरे भाई, सबसे बढ़िया धातु कौन सी हो जाएगी? चांदी हो जाएगी, है ना। एक चीज याद रखना, जो चांदी धातु इसमें जो प्रतिरोध बिल्कुल ना के बराबर है। आप लिख सकते हो क्योंकि चांदी धातु का, आप लिख पाएंगे क्योंकि 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 चांदी धातु के चांदी धातु के चांदी धातु के विद्युत प्रतिरोध बिल्कुल अल्पतम होता है, बिल्कुल अल्पतम, बिल्कुल अल्पतम माने सबसे कम होता है। यही कारण है सबसे ज्यादा विद्युत कौन प्रभावित करता है? चांदी पहुंचा। विद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? धारा के मार्ग में यदि कोई रुकावट आती है, जैसे कोई धारा बह रही है, अब उस धारा के मार्ग में रोक रहे हो तो ज्यादा विद्युत नहीं प्रवाहित हो पाएगा, इसी को बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध, है ना। विद्युत प्रतिरोध अल्पतम माने कम से कम मात्रा में होगा, और जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा विद्युत धारा बहेगी। इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, याद रखना। क्या विद्युत का प्रतिरोध और भी चीजों में प्रवाहित हो सकता है? बोलेंगे भैया सबसे बढ़िया चांदी में होता है। अगर उसके बाद बोलेंगे तो बोलोगे सोने में होता है। उसके बाद किस में होता है? तो एल्युमिनियम में होता है, कॉपर में होता है, टंगस्टन में होता है। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो गोल्ड में भी होता है, गोल्ड में भी लिख सकते हो आप। अच्छा गोल्ड ना लिखो, बेटर रहेगा आपके लिए, गोल्ड लिखो मत करो मेरे भाई, गोल्ड मत लिखो। ध्यान से देखो, इसमें लिख लो एल्युमिनियम, लिख लो एल्यूमिनियम। क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम लिख लेते हैं, कॉपर लिख लेते हैं, टंगस्टन लिख लेते हैं। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, वैसे तो लोहे में भी होता है, ध्यान से ये भी लिख लो, लोहे में भी, लोहे का मतलब आयरन, लोहे का मतलब क्या? आयरन। आयरन में भी विद्युत का
प्रवाह होता है, प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन विद्युत का प्रतिरोध भी बहुत अधिक होता है, लेकिन विद्युत का प्रतिरोध भी अधिक होता है, विद्युत का प्रतिरोध भी अधिक होता है। इस वजह से आपके घर में यदि लोहे का वायर लगा होगा या खंभे पर लोहे का वायर लगा होगा तो उससे जितनी करंट आएगी बहुत कम मात्रा में करंट आएगी, कंपेयर करेंगे चांदी के एल्युमिनियम के वायर से। अगर एल्युमिनियम के वायर की कंपेयर करेंगे हम लोहे के वायर से तो लोहे के वायर में कम इलेक्ट्रिसिटी आएगी और एल्युमिनियम के वायर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी। जिसमें मेरे भाई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें विद्युत प्रतिरोध कम होता है और जिसमें कम इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें विद्युत प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो इस बात को बिल्कुल आप नोट कर पाएंगे। मैक्सिमम जो विद्युत के तार बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्या एल्युमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। इस बात को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, या आप समझदार हो, समझ रहे हो कि विद्युत तार, आप इस बात को भी लिख सकते हो कि विद्युत तार एल्युमिनियम एवं कॉपर के बने होते हैं, इस बात को नोट कर लो मेरे भाई, यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद बताओ भैया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यहाँ तक नोट करेंगे और बताएंगे फिर। मरकरी देखियो ना, उसका भी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और मरकरी का बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होने की वजह से मरकरी भी ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती। एक चीज़ याद रखेंगे आप कि भैया जो तारों के ऊपर आवरण लगा होता है, आप देखे होंगे तारों के ऊपर एक आवरण लगा होता है ब्लैक ब्लैक करके, वो आवरण क्या होता है? बोलो कि तारों के ऊपर जो आवरण लगा होता है वो पीवीसी होता है। पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल कार्बोनेट, है ना। जो पीवीसी है, ये पीवीसी क्या है? तो ये पीवीसी विद्युत के कुचालक है। पीवीसी का वायर लगा देने की वजह से, पीवीसी का टेप या पीवीसी की खोल लगा देने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर प्रवाहित नहीं कर पाती, और अगर हम कहें तो इससे करंट नहीं लग सकता हमको, ठीक है। इस वजह से जो भी कॉपर या एल्युमिनियम की वायर होती है, कॉपर या एल्युमिनियम की वायर के ऊपर पीवीसी का क्या लगा होता है? खोल लगी होती है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, जैसे आप सोने को देखें तो एक चीज़ लिख सकते हो आप मेरे भाई, क्या लिख सकते हो? कॉपर एवं एल्युमिनियम के ऊपर पीवीसी का, देखो, कॉपर एवं एल्युमिनियम के तार के ऊपर पीवीसी का लेप या पीवीसी का खोल लगा होता है, पीवीसी का खोल लगा होता है। एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि भैया विद्युत रोधी माने विद्युत में किस में नहीं प्रभावित कर सकता, लिख सकते हैं विद्युत का कुचालक कौन कौन है? तो विद्युत का कुचालक एक तो रबड़ है, दूसरा पीवीसी है। दोनों नोट कर लेंगे, एक रबड़ है और एक पीवीसी है। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे, ये भी एग्जाम में बना हुआ सवाल है। ध्यान से देख लो मेरे भाई, यहां तक आपको क्लियर हुआ ना? बताओ। क्लियर है ना यहां तक? चलो एक लास्ट पेज ऐड करते हैं। जितनी भी धातुएं होती कठोर होती हैं, लिखना कठोरता, हार्डनेस की बात कर रहा है, कठोरता। सभी धातुएं कठोर होती हैं, लिख पाएंगे सभी धातुएं कठोर होती हैं। सभी धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन अपवाद में लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम, लेकिन अपवाद स्वरूप
अपवाद स्वरूप सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम मुलायम होती हैं। सोडियम और पोटेशियम कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। इसी वजह से आप एक लाइन और लिख सकते हो, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। लिख सकते हो कौन सी ऐसी धातु है जो चाकू से काटी? सोडियम एवं पोटेशियम, पोटेशियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे, है ना मेरे भाई? इतना पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। मजबूत धातु सबसे कौन सी है? लोहा, ये भी लिख लो। अगर मजबूत की बात करें, मजबूत धातु, देखो वह धातु जो बिना चटके टूटे, जो चटके ना सॉरी, जो धातु चटक कर ना टूटे, उसे मजबूत धातु कहते हैं, उसे मजबूत धातु कहते हैं। अब थोड़ा सा और लिखेंगे इसमें, ध्यान देना मेरे भाई। जैसे इसमें अगर जो लोहा, सबसे मजबूत धातु लोहा, लोहा से देख रहे हो ना, पुल बना लिया रहा है, बना जा रहा है ना, भवन बनाया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है, भवन बनाया जा रहा है, रेलवे की ट्रैक, रेलवे की पटरी बनाई जा रही है, रेलवे की पटरी या रेलवे की पटरियां बनाई जा रही हैं, ये इत्यादि बहुत से सामान बनाए जा रहे हैं। तो सबसे मजबूत धातु कौन सी है? लोहा। जिसके ऊपर जोर देने से वो टूटे ना, उसे हम कहेंगे सबसे मजबूत धातु में रखते हैं। इस बात को बिल्कुल भी आप नोट कर सकते हो। एक चीज और ध्यान देना, यही जो सोडियम पोटेशियम देख रहे हो ना, सोडियम पोटेशियम, ये तो ऐसी धातुएं हैं, ये तो एक तो बिल्कुल मुलायम भी है, सबसे मजबूत नहीं है, ये सबसे मुलायम है। और मुलायम होने की वजह से ये देखो, इसको अगर हम सोडियम पोटेशियम से कोई काम करेंगे तो वो टूट जाएंगी, क्योंकि आपको पता है, यहाँ आप लिख सकते हो मजबूत नहीं है, लिख सकते हो सोडियम और पोटेशियम मजबूत नहीं है, सोडियम एवं पोटेशियम मजबूत धातु नहीं है, मजबूत धातु नहीं है। आप इस बात को जानते हो मेरे भाई कि अगर वो चाकू से काटा जा सकता है तो वो मजबूत कैसे होगी? नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको आप चाकू से कोई चीज आसानी से काट लेते हो तो वो लोड पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक दब जाएगा, टूट जाएगा वहीं से। इस वजह से हम बोल सकते हैं सोडियम और पोटेशियम मजबूत धातु नहीं है, सोडियम पोटेशियम मजबूत धातु नहीं है। इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। वह कौन सी धातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है? वह कौन सी धातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में, तो बोलोगे पारा है, Hg है, उसी को बोलते हैं मरकरी। इस बात को भी नोट कर लेंगे। क्या लिखेंगे? कमरे के ताप पर पाए जाने, कब लिखो, ऐसे लिखो, कमरे के ताप पर सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, जबकि क्या लिखो? पारा धातु, इसी को सिंबल Hg देते हैं या इसी को मरकरी कहते हैं, है ना? नाम तीनों याद रखना, पारा, Hg या मरकरी धातु, जबकि पारा, मरकरी या Hg धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक चीज और ध्यान देना, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है इसी का प्रयोग किया जाता है। देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर में
डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु का ही प्रयोग किया जाता है, का ही प्रयोग किया जाता है, पारा धातु का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे मेरे भाई, पारा धातु का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ ना आपको? बताओ। और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जो धातुएं होती हैं उनका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है। अगर हम आपसे पूछे वह कौन सी धातु जिसका गलनांक सबसे उच्च है और क्वथनांक भी उच्च, आयरन है, लोहा। कितना होता है तो बोलोगे 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक का अर्थ क्या है? बोलोगे भैया इतना ज़्यादा 1535 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करेंगे तब लोहा गलेगा। बात समझ पा रहे होंगे ना? तो लिख पाएंगे उच्च गलनांक और कुछ उच्च क्वथनांक। लिख लो, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। धातुओं के उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होते हैं। धातुओं के उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक होते हैं, उच्च क्वथनांक होते हैं। ये लिख लो। इसमें पहला एक पॉइंट लिखना, आयरन धातु का क्वथनांक। क्या लिखोगे? आयरन धातु का क्वथनांक। यहां पे लिख सकते हो आयरन धातु का 1535 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक होता है, जो कि सर्वाधिक है, जो कि सबसे ज्यादा है मेरे भाई। दो चीज और है, सीजियम और गैलियम। क्या लिखो? सीजियम और गैलियम का जो क्वथनांक होता है वो सबसे निम्न होता है। सीजियम एवं गैलियम, गैलियम धातु का क्वथनांक, धातु का क्वथनांक सबसे निम्न होता है, सबसे निम्न होता है। कितना डिग्री होता है? तो लिख लो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको लिख सकते हो क्वथनांक कितना होता है, इस क्वथनांक कितना होता है? 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। यही कारण है, आप लिख सकते हो यहाँ पे एक और लाइन मेरे भाई, यही कारण है, यही कारण है कि सीजियम और गैलियम, सीजियम और सीजियम एवं गैलियम, सीजियम गैलियम धातु को हथेली पर, धातु को हथेली पर रखते हैं, हथेली पर रखते ही गलने लगती है, गलने लगती। इतनी बात आप नोट कर लेंगे। ये ऐसी धातु है जिसे हम क्या करेंगे, हथेली पे रखेंगे तो ये आराम से गलने लगेंगी। ठीक है मेरे भाई। एक चीज और लिखना, एक लास्ट पॉइंट लिखना, घनत्व की बात लिख लो। किस धातु का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? तो बोलोगे भैया आयरन धातु का घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब माने 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 7.8 ग्राम होता है। इस बात को भी आपको नोट करना चाहिए। तो लिख पाओगे आप। अगर डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? तो सबसे ज्यादा घनत्व मेरे भाई आयरन का होता है। ध्यान से देख लो। घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करें, अगर हम घनत्व की बात करें, घनत्व के मामले में ऐसे लिख लो, घनत्व के मामले में ठोस, सॉरी ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, इसको लिखो घनत्व। धातुओं की घनत्व, धातुओं का घनत्व सर्वाधिक होता है। धातुओं का घनत्व कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। लिखेंगे सर्वाधिक घनत्व आयरन धातु का है, सर्वाधिक घनत्व
आयरन धातु का है, आयरन धातु का, वो भी कितना मेरे भाई 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर हम बात करेंगे इसका, सबसे कम सोडियम और पोटेशियम का होता है, ध्यान देना, सोडियम का कितना होता है 0.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लिख लेंगे 6 या 9.7 भी मिलता है, याद रखना यहाँ पे 7 लिख लो, है ना, 9.7, क्या लिखोगे 9.7 ग्राम। और एक और लिखना भी है, पोटेशियम का लिख लेना 0.86 ग्राम, पोटेशियम का क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम का हो जाएगा 0.86 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखना, यहाँ तक ये जो भौतिक गुण था ये फिनिश हो गया। ये क्लास थोड़ी सी लंबी भले हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा डिटेल आपको यहीं से खत्म कर दिया गया। अब बचा क्या, रासायनिक गुण। उस रासायनिक गुण को अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी भाई को, अच्छा कुछ और बचा, लिख लो एक और पॉइंट भैया, कि धात्विक ध्वनिक होते हैं। धातु कैसे होते हैं, ध्वनिक होते हैं, क्योंकि जब सोनोरस जिसे कहते हैं, धातुओं को पीटने पर आवाज करते हैं। जैसे आपको पता होगा स्कूल में घंटा लगा होता ना, देखो स्कूल में लगे घंटों से सूचना देने का काम किया जाता है, सूचना देने का कार्य किया जाता है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ तक आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। तो ठीक है, बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। अब अगली क्लास, अगली वीडियो हम आपसे मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ये धातु के भौतिक गुणधर्म कंप्लीट हुए। ठीक है मेरे भाई, सभी भाइयों को धन्यवाद।